हेलो बच्चों, उत्थान क्लासेस करावली में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रहलाद सिंह। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत मस्त और बिंदास होंगे। मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा ही लाभदायक होता है और बहुत सुखद होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास क्या है? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सामान्य अध्ययन में टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो कौन सा है बच्चों, बताओ? वो है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़े हुए, क्वेश्चन से जुड़े हुए। और पहली बात आपने याद रखेंगे सब लोग, बहुत अच्छे से याद रखना है कि जितने भी जनरल साइंस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आम जनजीवन की घटना से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर जो आपके क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर जो फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट मैं आपको करा रहा हूँ। और अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और ना भी दिया हो तो किसी भी विगत वर्ष के एग्जाम का अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो जनरल साइंस से आने वाले बहुत सारे प्रश्न आपको मेरी इस वन लाइनर फैक्ट क्लास में मिल जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट कर लें। चलिए तो देखिए, आज की जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे आप पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। मस्त तरीके से पढ़ो और बताओ। अच्छा बताओ, पहला पॉइंट आपके लिए दिया गया है कि पोलियो रोग का टीका प्राप्त किया जाता है। पोलियो होता है, नहीं होता? उस पोलियो रोग जो होता है, उस पोलियो रोग का जो टीकाकरण प्राप्त किया जाता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बंदर के गुर्दे के वायरस से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बताओ? है ना मजेदार क्वेश्चन? और ये वो मजेदार क्वेश्चन है जो आपसे बार बार प्रश्न के रूप में कई जगह पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन सा हो गया बच्चों, बताओ? बंदर के गुर्दे से। दूसरा, जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जैव विकास का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन थे, बताओ? लेमार्क थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आप समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन करने वाला व्यक्ति, बताओ जल्दी से। वर्णांतता का जो रोग होता है, वर्णांतता का वर्णन करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था, उसे आप बताएंगे। उसका नाम क्या था, बताओ? हॉर्नर। 1881 में इसने ये संकल्पना प्रस्तुत की थी। और दूसरा पॉइंट तो आप पड़ोस में देख ही रहे होंगे। क्या देख रहे हैं, बताओ? दूध के फटने का कारण क्या होता है? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी गया है। तो दूध के फटने का कारण क्या होता है, बताओ? जीवाणु होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम नेक्स्ट चीज में अगर आपसे समझें तो वो कौन सा होगा, वो आप समझेंगे। वह एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, बताइए जल्दी से। वह एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, जब मैं पाचन व्यवस्था पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव तौर पर तो वहाँ पर भोजन की पचने की स्थिति को बताऊंगा, कौन सी चीज़ किस में परिवर्तित होती है, पाचन के बाद क्या बनता है, कैसे बनता है। तो अभी आप यहाँ पर बताएंगे कि वो एंजाइम कौन सा होता है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है, बताओ बच्चों? एमाइलेज एंजाइम होता है। बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप इधर देखेंगे, वह रोग जिसके लिए ब्रेथ वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। तो ब्रेथ वैक्सीन का टीका किसके लिए लगाया जाता है? गला घोंटू रोग के लिए। बोलो कौन सा रोग, बताओ? गला घोंटू रोग। तो गला घोंटू रोग के लिए कौन सा लगाया जाता है? ब्रेथ वैक्सीन का टीकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बताइए आपका धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है। धान की खेती करते सभी लोग किसान लोग होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। बताओ, धान में एक रोग होता है खैरा रोग। वो खैरा रोग होने का कारण क्या होता है? तो खैरा रोग होने का कारण जो होता है वो बताएंगे जिंक की कमी के कारण होता है। आप इसका समाधान कैसे करेंगे, बताओ? इसका समाधान आपको ऐसे करना है कि जब आपके खेत में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और अगर आपके खेत में इस प्रकार का कोई रोग आता है तो आप यूरिया के साथ जिंक मिला करके फेंक दीजिए अपने खेत में। और जैसे ही आप ये काम करेंगे तो उसकी कमी से ये रोग है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिंक के कारण होता है। अस्थि मज्जा में, अस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन होती है, बताओ? मानव शरीर में अस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? ओशिन प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट बताएंगे आप। वह पुष्प जिसमें जायम एवं कुबंग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉटनी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नोट कर लेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से नोटबुक बनाएंगे।
वो क्या है? उभयलिंगी पुष्पों में। कौन सा बच्चों बताओ? उभयलिंगी पुष्पों में। अगर सर्वाधिक रक्तचाप वाला जीव पूछा जाए तो कौन सा है? ये बड़ा मस्त जीव है, देख रहे हैं ना? कौन सा जीव है बताओ? ये बकरी। बकरी क्या होता है? एक विशेष इसका दूध जो होता है ना, इसका दूध जो बच्चे होता है वो उपचार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जो सत्य बात भी होती है, कि बकरी का जो दूध होता है वो दूध आपकी प्लेटों को बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? जब कमजोरी हो जाती है, आप चल नहीं पाते हो, तो कभी कभी प्लेटें बहुत गिर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बकरी का दूध बड़ा लाभकारी होता है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक रक्तचाप वाला जीव कौन सा होता है बताओ? वो होता है आपका बकरी होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के लार्वे को क्या कहा जाता है? नोट कर लेना, पक्का सॉलिड प्रश्न है आपके लिए कि जो आपका मैगिट होता है, कौन होता है बताओ? मैगिट। ये किसे कहा जाता है? घरेलू मक्खी के लार्वे को कहा जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, याद रखिए, रेनडियर, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला। कौन होता है? रेनडियर, है ना? ध्रुवीय क्षेत्रों में जो आपके बग्गी होती है ना, गाड़ी को खींचने वाले कुत्ते होते हैं, उनमें जो फीमेल होता है रेनडियर, उसके दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है बताओ? बोलो। वसा पाई जाती है। वसा का मतलब होता है घी, है ना? सीधे मतलब समझ लेंगे आप। तो सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, वो किसके दूध में पाई जाती है? रेनडियर के दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट क्या है आपका? देखो, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है बच्चों बताओ? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोग्राफी नोट कर लेंगे। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है पेट में होता है, उदर में, है ना? ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बताओ? उदर में होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ। वैसे मुझे इस तकनीकी का थोड़ा कम नॉलेज है ना? तो मैं पहले से आपके लिए नोट कर लेता हूँ। उसका रीज़न ये होता है, इसके लिखने में समस्या आती है, तो समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना? तो कभी कभी राइटिंग इधर उधर हो जाती है, तो तुम राइटिंग पर मत जाना ना। राइटिंग क्या है, तुम्हें इस बात पर विशेष फोकस करना है कि जो मैं दे रहा हूँ, चाहे उसकी राइटिंग अच्छी है या बुरी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए मैं इस प्रकार से लिख सकूँ जिससे कि आप मेरे जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ सकें, पढ़ सकें उसे। ठीक है? अगर राइटिंग खराब दिखे तो परेशान मत होना। जिस तकनीकी का मैं यूज करता हूँ वो तकनीकी में कुछ क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। ठीक है ना? तो उसके लिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आ जाओ। वह ग्रंथि जिससे आंसू स्रावित होते हैं। जब आपको कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, खुशी होती है, गम होता है, तो पता चलता है कि अचानक से आंसू निकल पड़ते हैं। तो आपकी आंखों से आंसू जो निकलते हैं, उसका श्रावण, उसका निकलना किस ग्रंथि से होता है? ध्यान रखना, वो कौन सी ग्रंथि है वो यहाँ पर आपके लिए नोट करनी है। और ये महत्वपूर्ण ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लैक्रिमल ग्रंथि। तो लैक्रिमल ग्रंथि से आंसुओं का श्रावण होता है। श्रावित होने का मतलब होता है निकलना। ठीक है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण कौन होता है बताओ बच्चों? याद रखना, नीले हरे शैवालों के द्वारा। किसके द्वारा? नीले हरे शैवालों के द्वारा। और लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है वो आंसुओं के श्रावण के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट अगला, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? नीचे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, इसे आप याद रखेंगे। और जो आपका जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में जल का कितना परसेंटेज भाग होता है? 80% भाग किसका होता है? जल का होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और आपको केवल नोट करना है, याद करना है। वो कौन सा है बताओ? गोल्जी का है। तो गोल्जी का जो होता है कोशिका के अंदर अणुओं का यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, संचरण करने का, उसका जो प्रबंधन करता है, प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट का मुख्य हेड होता है, कौन होता है? गोल्जी का होता है। अगर हम बात करें पत्तियों का रंग पीला होता है, देखा आपने? पत्तियों में जो रंग पीला हो जाता है, पीलापन आता है, उस पीलापन होने के कारण, पीला रंग होने का कारण क्या होता है? उसके लिए महत्वपूर्ण होता है जिम्मेदार कौन बताओ? केराटिन।
किसके कारण होता है बताओ? केराटिन के कारण होता है। तो ये पॉइंट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन निकालता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाता हूँ अपने सिस्टम के अंतर्गत, इसलिए आप पेशेंस से बने रहेंगे और अपने प्रश्नों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन लाइनर तत्व क्या आता है आपके सामने? तो वो देखिए, वह वर्ग जिससे पक्षियों एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास होता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कौन सा हुआ है? मत्स्य वर्ग। ये ध्यान रखना, कौन सा वर्ग बताओ बच्चों? मत्स्य वर्ग। ओके नेक्स्ट, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। तो शैवाल के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आप इस बात को ध्यान रखेंगे, फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी उधर हो गया, इधर कौन सा हो जाएगा? माइकोलॉजी। कौन सा? माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया आपके सामने, देखो तो पड़ोस में क्या लिखा है? वह तापमान जिस पर कोल्ड स्टोर में वस्तुओं का संचय किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कोल्ड स्टोर में आप रखते हैं। और खासतौर से कौन रखते हैं? फलों को रखा जाता है और वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, साग सब्जियां, जिनमें ज्यादातर आप जिससे परिचित हो मुझे पता है, वो कौन सा बताओ? जैसे आप आलू रखते हो कि नहीं रखते हो? तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, तो आलू कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। ऐसे ही अन्य जैसे टमाटर हुआ, हरी मिर्ची हुआ, अगर आप देखेंगे तो आजकल हर मौसम में आपको ताज़ा फ्रेश एकदम बढ़िया टमाटर मिलता है, आपको मिर्ची भी मिलती है, विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स मिलते हैं। और आप जानते हैं फलों को, आप देखिए फल कितने भी होते हैं, बहुत ताज़ा ताज़ा फल मिल जाते हैं। बताओ मौसम नहीं है फिर भी मिल रहा है। तो उन्हें कैसे सुरक्षित रखते हैं? उसे सुरक्षित रखने का मतलब है उन्हें उचित तापमान में रखते हैं, जो उनके लिए क्या होता है? जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जब हम वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? स्टोरेज फैसिलिटीज। तो स्टोरेज फैसिलिटी में कौन सा आता है? कोल्ड स्टोर। और कोल्ड स्टोर में वस्तुओं को रखा जाता है, तो किस पर रखा जाता है? कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो ध्यान रखना, -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका, बताइए, वार्निश, पेंट तथा पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है। रट लेना अच्छे से, बेहतर तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप बताएंगे कि जो वार्निश होती है, पेंट होता है और आपका पॉलिश होती है, उसे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप बताएंगे, खाने वाला साबूदाना प्राप्त किया जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि खाने के लिए जो साबूदाने का प्रयोग बनाते हैं, साबूदाने की खीर बनाते नहीं बनाते, तो वो साबूदाने के आजकल तो कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो खाने वाला साबूदाना प्राप्त किया जाता है, उसको किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस के तने से माड़ निकाल करके। कैसे प्राप्त करते हैं बताओ? साइकस के तने से माड़ निकाल करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए निकालता हूँ, बढ़िया से आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए, ये देखो, ये तो रट लेना बढ़िया तरीके से। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत एग्जाम दिया होगा तो वो इस बात को समझेंगे कि जैसे जमीन के अंदर जिसे आप जड़ कहते हैं ना, रूट, और एक होता है तना। तो कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि आलू होता है वो जड़ है या तना है, हल्दी, अदरक, केसर, प्याज, है ना। तो ध्यान रखना, ये आपका जड़ नहीं होता, ये तना होता है। इसकी रूपांतरित रूप कौन से? ध्यान रखना, तना जो जमीन के अंदर होता है उसे किस किस तरीके से आपको रखा जाता है, उसको समझिए, उसको क्या कहा जाता है। एक होता है कंद। तो आपसे पूछा जाएगा रूपांतरित तने के अंतर्गत आलू किस में आता है? कंद में, प्रकंद में, धनकंद या शंखकंद में आता है। तो आप तुरंत बता देंगे जो आलू होता है वो किसके अंतर्गत आता है बताओ? कंद के अंतर्गत आता है। तो आलू क्या है? कंद है। लेकिन वही हल्दी और अदरक किस में आता है बताओ? वो आता है प्रकंद के अंतर्गत, तो प्रकंद हो गया। धनकंद में कौन आता है बताओ? केसर आता है। और प्याज को हम किस में रखते हैं बताओ? शल्ककंद में रखते हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला तो आप देखेंगे, ठीक है, या जननांग कहा जाने वाले पौधे का भाग, यानी कि जननांग जैसे मानव में होता है और भी किसी प्रकार की जीव जंतुओं में जननांग होते हैं, इसी प्रकार से पौधे में भी जननांग होता है। और पौधे का जननांग
कौन सा भाग कहलाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखेंगे। पौधे का वह भाग जो जननांग का भाग होता है वो कौन सा होता है बच्चों बताओ? वो याद रखेंगे कौन सा है? पुष्प होता है। पुष्प से क्या होता है? जननांग होता है। कीट पतंगे होते हैं पुष्प पर बैठते हैं और पुष्प के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाने में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करवाते हैं। पौधे का वह भाग जिसमें फल का निर्माण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। पौधे का वह भाग जिसमें फल का निर्माण होता है वो कौन सा होता है बच्चों बताओ? अंडाशय होता है। कौन सा होता है? अंडाशय होता है। क्लियर है? वह हार्मोन जिसे पौधे का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीसेंस हार्मोन होता है। तो ऑक्सीसेंस हार्मोन का एक काम क्या होता है बताओ बच्चों? इस ऑक्सीसेंस हार्मोन का काम होता है जो पौधा होता है उसके पौधे में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन को कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? ऑक्सीसेंस हार्मोन कहते हैं। मैंने आपको बताया था मानव होता है, व्यक्ति होता है, उसमें भी पौधे पर का कार्य होता है कौन सा? एसटीएच हार्मोन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जिस बच्चे को ये बात जानना हो वो उसकी पहली क्लास में जाए और पहली क्लास में जाकर के इससे जुड़े हुए जो मैंने पहले पॉइंट दिए उन सबको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। यहां पर समझिए, वह हार्मोन जो फसलों को गिरने से बचाता है। तो ऑक्सीसेंस हार्मोन के दो काम हो गए, एक तो वृद्धि नियंत्रण का काम हो गया, दूसरा जो फसल होती है उसे गिरने से बचाता है। तो फसलों को गिरने से बचाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है बताओ? ऑक्सीसेंस हार्मोन होता है। वह हार्मोन जो बौने पौधे को लंबा करता है ना, जो छोटा पौधा होता है उसे लंबा कर देता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जिबरेलिंस हार्मोन। तो जिबरेलिंस हार्मोन जो होता है वो बौने पौधे को क्या करता है? लंबा करता है। फूल खिलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉटनी से जुड़े हुए प्रश्न है। फ्लोरोजिन्स हार्मोन होता है। तो फ्लोरोजिन्स हार्मोन जो होता है वो फूल खिलने में क्या होता है बताओ? जिम्मेदार होता है। ओके, आप बताइए। प्रोटीन तथा डीएनए का निर्माण करने वाला हार्मोन। तो प्रोटीन जो होती है डीएनए का निर्माण होता है। जब मैं आपको जननांग से संबंधित, जब मैं आपके लिए प्रेजेंट क्रिया को बताऊंगा तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के तौर पर बताऊंगा डीएनए आरएनए क्या होता है, वो भी प्रोटीन का रूप होता है। तो प्रोटीन तथा डीएनए का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखेंगे वो कौन सा है बताओ? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। लौंग की प्राप्ति होती है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ये बहुत आपसे पूछा भी जाता है। तो लौंग की प्राप्ति पौधे से कहाँ से होती है? तो बता देना किससे प्राप्त होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है। तो फूल की कली से क्या प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होती है। वह पौधा जिसे अफीम प्राप्त होता है, याद रखना, सबको पता है अफीम पैदा की, लेकिन अफीम के पौधे को कहते क्या है बताओ? पोपी पौधा। क्या कहते हैं बताओ? पोपी पौधा कहा जाता है। वह जीव जिसमें 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी खूब पूछा गया है ये प्रश्न, और आपसे ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपके हिस्से में आ गया तो आपसे भी पूछा जाएगा कि भैया वो कौन सा जीव है जिसमें बताओ कितने, बताओ 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है, वो कौन सा है? केंचुआ है। कौन? केंचुआ। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या होता है? जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है, कभी कभी निकले पीला मूत्र आता है। तो मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? ये बात आप ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज को। मूत्र के रंग पीला होने का कारण मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा, इसके द्वारा यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी वो पूछी जाती है, बहुत बार पूछा गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है बताओ? स्टेपीडियस। कौन सी? स्टेपीडियस होती है। नेक्स्ट आप बताएंगे, जो आपका लास्ट है, आपका जो फैक्ट मैंने आपको दिया इस क्लास के अंदर, पचे हुए एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है, यानी कि पचा हुआ हार्मोन और उसका भोजन होता है, उसका जो संवहन करता है, गतिशीलता लाता है, स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, वो क्या होता है बताओ? वो होता है आपका प्लाज्मा। किसके द्वारा होता है बताओ बच्चों? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगर हम बात करें वह हार्मोन जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है, ये तो खूब पूछा गया है और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे एक आध मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे जिन बच्चों ने एक आध एग्जाम फेस किया है, तो मेरे द्वारा दी जा रही इनके वन लाइनर फैक्ट के महत्व को समझ रहे होंगे। ओके, सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है? फाइब्रिनोजन हार्मोन होता है। तो मैंने आज की क्लास में बहुत सारे आपके लिए वन लाइनर फैक्ट दिए हैं
और ये विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जाते रहेंगे। अगली क्लास में हम इससे जुड़ी चीज़ों को और बताएंगे। समझ रहे हो? इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखें, न थके अभी कदम, न अभी हिम्मत हारी है। न थके अभी कदम, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए दोस्तों अभी भी सफ़र जारी है, इसलिए हौसला बनाए रखो। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें मोटिवेशन स्वयं से प्राप्त होना चाहिए। जिस स्टूडेंट ने अपना मोटिवेशन स्वयं अपने अंदर खोज रखा है, उसे किसी दूसरे से मोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और कहेंगे सर कि स्वयं में कैसे खोजें, तो वो भी मैं बता देता हूँ अपने लास्ट में कि व्यक्ति का स्वयं मोटिवेशन का केंद्र बिंदु कब बनता है, वो तब बनता है जब उसके मस्तिष्क में 24 घंटे उसका लक्ष्य रहता है। जिस व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने की लगन होती है, उसका लक्ष्य हमेशा उसके दिमाग में रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रेरणा होती है वही उसके लिए क्या बनती है बताओ, मोटिवेशन का काम करती है। क्लियर हुआ? कैसी लगी आप सब लोगों को क्लास हमारी? मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग क्या करें, जब भी आप मेरी क्लास देखें, आप मेरी क्लास को जो मैं दे रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ, अगर आप कुछ उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हैं या कुछ विशेष परिवर्तन चाहते हैं तो अपने सुझाव जरूर दें। आप सुझाव के तौर पर हमें बता सकते हैं कि कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें कौन सी क्लास चाहिए, कैसी चाहिए, क्या क्या मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से टीचर को क्या होता है, वो भी मोटिवेट होता है, उसे ही पता चलता है कि हमारे बच्चे की समस्या क्या है। तो आप एक बार हमें जरूर कमेंट्स करेंगे, अपनी समस्या है उसको हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। जरूर नहीं हो गया तो ये काम आपको करना है, बाकी काम मैं अपने आप करता रहूँगा। क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी बात होती है, उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की समस्या क्या है। जब बच्चे की समस्या हमारे पास आ जाएगी तो फिर कोई अलग ही नहीं, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर इससे आगे की चीज़ों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।